चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जनाब आप सबसे मैं माजरत करता हूँ क्योंकि कल भी लेक्चर नहीं डिलीवर कर पाया और आज भी काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरी कोशिश थी कि 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान आपका लेक्चर डिलीवर हो सके, लेकिन कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी थी कि उसकी वजह से कल तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया। आज मैंने अपना जो टाइम है वो आपके लिए खास निकाला है। तो आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज हम करेंगे अकाउंटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस बुक से मैं आपको बताऊंगा वो बुक कौन सी है, उसके राइटर का नाम कौन सा है, ठीक है। तो जनाब मैं आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा मेरी जो मैंने बुक शेयर की हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बुक है जनाब, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके जो राइटर है वो तो एक है सुहेल अफजाल और दूसरे जो है वो मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब है। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ये 2 राइटर होने चाहिए, पब्लिशर कोई भी हो। मेरे पास जो है वो अजीम बुक वालों की है, अजीम बुक पब्लिशर वाले जो है उनकी है। तो आज हम अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आपको तो पता है कि हमारा आज अकाउंटिंग का भी फर्स्ट लेक्चर है। इसी के साथ हम कुछ उसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी, कुछ मुझे मिलेगा आपको सिखाने को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कि कौन से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए अपने रजिस्टर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ आ गए हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जनाब इसमें हम देखते हैं 2 सिस्टम है बुक कीपिंग के, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है और एक डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का बुक कीपिंग का वो सिस्टम है जिसमें हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एसेप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जो अकाउंट्स के एसेप्ट ट्रांजैक्शन के एसेप्ट्स हैं ये क्या चीज़ है। तो आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज, ठीक है। तो इसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन के एसेप्ट्स कहते हैं। इसी के साथ सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें हम कभी कभार किसी ट्रांजैक्शन के एक एसेप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभार दोनों एसेप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और कभी कभार भाईजान कोई एसेप्ट को रिकॉर्ड हम नहीं करते, ठीक है। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए सिंपल वे में चलते हैं हम अपनी पहली इलिस्ट्रेशन की तरफ, जो कि मेरे पास पेज नंबर 6 पर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पेज नंबर 6 पे। आप अपनी बेहतर यही होगा कि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी बुक पे देख ले। ये जनाब ये आगे इलिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। इसके साथ मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैव बीन ड्रॉन अप to give the financial position as on January 1st 2016 and 31st December 2016। ये वो हमें बता रहा है कि ये जो नीचे उन्होंने हमें दी हुई है ये एक फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रही है एक इंस्टीट्यूट की, जो कि जनवरी 1 पे है और 31 दिसंबर पे 2016 पे एक इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही है। और रिस्पेक्टिवली ऑफ मिस्टर फ़ारूक हु कीप हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। और जो इस इंस्टीट्यूट का मालिक है या जो हम ये रिकॉर्ड तैयार करेंगे वो मिस्टर फ़ारूक के नाम से तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात को शायद वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि शायद हमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है वो इसी तरह आएगा जिस तरह के फर्स्ट ट्रांजैक्शन में दिया गया है। ये आपका कंप्लीट आप अगर देख सके तो ये जो आपका है ये फर्स्ट कंप्लीट आपका क्वेश्चन है। लेकिन मेरी बात आप यहाँ ध्यान से सुने क्योंकि आपको इस तरह हर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता। कभी कभार आपको वो ये 2 चीज़ें नहीं देता, वो आपको बताता है कि ये चीज़ें हैं, इनसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करने के लिए बनाते हैं। तो आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि वो हमें हर चीज़ नाप तोल के नहीं देगा,
जी जनाब, कभी एक आधी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो हमें दोनों चीज़ें दे दे, लेकिन कभी कभार वो आपको ख़ुद बनाने के लिए देता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, ये जो नेक्स्ट है ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जनाब यहाँ से फ़ारूक हैज़ ट्रांसफर्ड Rs16,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट बाय द वे ऑफ ड्राइंग। तो आपने फर्स्ट ईयर में ड्राइंग के बारे में पढ़ चुके होंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जो ओनर अपने बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। दूसरे अल्फाज में अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एनीथिंग विच इज़ टेकन बाय ओनर फॉर हिज बिजनेस anything which is taken by owner from his business for his personal use। यहाँ वर्ड्स पर्सनल यूज़ है। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो बिज़नेस का ओनर है वो अगर किसी बिज़नेस ट्रिप में या किसी बिज़नेस डीलिंग में जो ट्रैवलिंग करता है या जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, क्या वो भी ड्राइंग में आते हैं? नो, क्योंकि उसने जो डेफिनेशन में हमें बताया है उसने हमें क्लियर कर दिया है कि प्राइवेट यूज़ या पर्सनल यूज़। ठीक है, इसने यहाँ जो क्वेश्चन है उसने हमें बता दिया है कि ये जो 60,000 है ये फ़ारूक ने अपने बिज़नेस बैंक अकाउंट से अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं एज अ ड्राइंग। अगर वो हमें ना भी बताता तो हमें यहाँ पता लगना चाहिए कि प्राइवेट का लफ्ज़ आया है। इसकी वजह ये है कि उसने अपने बिज़नेस से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ये पैसे लिए हैं। उसी के साथ आगे है एंड हैज़ टेकन ₹12,500 ऑफ स्टॉक फॉर हिज प्राइवेट यूज़। यहाँ उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये ड्राइंग है या क्या चीज़ है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये ड्राइंग है? क्योंकि उसने आगे वर्ड लिखा हुआ प्राइवेट यूज़। अब यहाँ इस चीज़ को काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो मिस कर जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता ड्राइंग क्या चीज़ है या फिर जो दूसरी ट्रांजैक्शंस है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ आप नीचे देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। तो मैं बुक थोड़ी कैमरे के पास ले आता हूँ। ये जनाब है, आप पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि आप जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें लाजमी दरकार हैं। वो अब क्या 2 चीज़ें हैं? वो एक है ओपनिंग कैपिटल। जब तक आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो जनाब आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकते। जिस मर्ज़ी एक्सपर्ट बंदे के पास चले जाएं, ये नहीं बन सकता कभी भी। और इसकी जो दूसरी बुनियादी चीज़ है वो है ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, सॉरी। इसकी जो दूसरी बुनियादी चीज़ है वो है क्लोजिंग बैलेंस। जी, क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि जब तक आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि जो ड्यूरिंग द ईयर बिज़नेस ग्रो किया है या वो वापस लॉस की तरफ गया है। तो इसके लिए आपको क्लोजिंग बैलेंस का पता होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में वो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नहीं मेंशन करता या फिर वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए नहीं देता, मतलब कि आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस में से कोई एक भी चीज़ मिस है, तो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट कभी नहीं बना सकते। हाँ, इसमें जो टोटल चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें कौन सी होती हैं? एक होता है ओपनिंग बैलेंस, सेकंड क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड जो इसका है वो ड्राइंग्स होती हैं। ठीक है, और जो 4th नंबर पे आता है और लास्ट पे आता है वो है फर्दर कैपिटल। इसको हम फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, इसको हम कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर भी कहते हैं। ये वो कैपिटल होता है जो कारोबार का मालिक अपने कारोबार में इन्वेस्ट करे ड्यूरिंग द ईयर। फिर सुन ले, ये वो कैपिटल होता है जो मालिक अपने कारोबार में ड्यूरिंग द ईयर पैसे इन्वेस्ट करता है। इसको फर्दर कैपिटल कहते हैं, फ्रेश कैपिटल कहते हैं या कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर कहते हैं।
तो आपके पास ये 4 चीज़ें होना, बल्कि सॉरी 2 चीज़ें होना लाजमी है। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है फिर कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके पास फर्दर कैपिटल नहीं, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो भाईजान आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अगर वो आपको किसी तरह कोई भी सॉल्व करवाने की कोशिश करे तो मेहरबानी करके उसको ये कह दीजिए कि भाईजान ये 2 चीज़ें नहीं है तो नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का काउंट बनता ही नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हमें पता चले कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारी फर्म है, वो किस लेवल पे है, वो ओपनिंग की प्रॉफिट की तरफ चल रही है या लॉस बियर करने की तरफ चल रही है। जब हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ही नहीं होंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई जो हमारी फर्म है वो कौन सी डायरेक्शन पे चल रही है। तो चलें अब इसको मैं अब टेबल ड्रा करने का तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका। इसको हम कैसे करेंगे? हाँ, इसके साथ हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के फार्मूला है वो 2 फार्मूले, ठीक है, 2 फार्मूले। अब आप कहेंगे वो कौन से हैं? तो भाईजान ये है कि सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। अगर आप स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं, तो मतलब आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो बैलेंस लिखें या कैपिटल लिखें वो क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, तो इसके बाद आपने ड्राइंग्स क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करनी होती है। जी हाँ, ड्राइंग्स सिर्फ ड्राइंग्स ही हैं जो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होंगी। इसके बाद इसमें से जो ड्राइंग्स और क्लोजिंग कैपिटल का सम होगा उसमें से हमने करने हैं ओपनिंग कैपिटल लेस करना है, और अगर फर्दर कैपिटल है तो उसको भी हमने उनमें से लेस करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अपनी आंसर बुक की तरफ चलते हैं, रजिस्टर की तरफ। तो ये देखें मैंने जो रजिस्टर तैयार की है, आप अपनी असाइनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी दोनों साइड पे मार्जिन लाइन लगा दीजिए। मैं ये अकाउंटिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो फर्दर सब्जेक्ट है उनके लिए भी अच्छा है कि आप मार्कर से मार्जिन लाइन लगा दें, वो एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं आपके चेकर के ऊपर। तो अब आप अगर असाइनमेंट जमा करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ऊपर चैप्टर नंबर लिखना है। चैप्टर नंबर मेंशन करने से क्या फ़ायदा होगा, आपके जो आपने जो असाइनमेंट जमा करवानी होगी अपने प्रोफेसर को, उनको पता चलेगा कि यार इस बच्चे ने यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट किया है और इस पेज पे ये चैप्टर ख़त्म होगा। उसके साथ आप कोशिश करें कि अपना पेज नंबर लाजमी लिखें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जब आपके प्रोफेसर को आपके किसी क्वेश्चन आंसर में जो आपने सॉल्व किया हो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो नहीं समझ पा रहे होते कि यार यहाँ से बच्चे ने कैसे किया है, तो वो बजाय इसके कि वो पेज ढूंढना शुरू कर दें, अगर आप पेज नंबर लिखेंगे तो उनके लिए इजी हो जाएगा और उस पर आप अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपने प्रोफेसर पे। उसके बाद आप नीचे अपना क्वेश्चन मार्क कीजिए, जैसे कि हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं तो इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। तो जनाब इसके बाद हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ कि हम बनाएंगे कैसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, उसके लिए हम इधर लिखेंगे जनाब उस बंदे का नाम। अब उस बंदे का नाम यहाँ तो हमें उन्होंने फ़ारूक बताया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में उन्होंने जो हमें नाम है वो उन्होंने नहीं दिया होता। इस वजह से बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ मिस्टर लिखना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं टाइम बचाने की वजह से, और उनके मार्क्स कट जाते हैं। बेशक उनका क्वेश्चन ठीक हो लेकिन उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर यहाँ कोई नाम ना दिया हो तो आपने मिस्टर लिखे, इस तरह आगे डैश डाल देना है, 3-4 डॉट्स डाल दीजिए ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता चले कि यार बच्चे को नॉलेज है कि कैसे बनाना है। तो इसके बाद हमारे पास तो नेम है, इसका नेम है मिस्टर फ़ारूक, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस स्टेटमेंट का नाम लिखना है जो आप रेडी कर रहे हैं। यहाँ तो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे, आप फाइनल अकाउंट भी बना चुके हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से जो आप अपनी अकाउंट बनाएंगे तो उसको ऊपर मेंशन कर दीजिए करें। ये तो आपके एक कॉलेज लाइफ के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है, और आपके आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। ये अच्छा ये इसलिए होगा कि जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपके जो सीनियर्स होंगे वो उनको जब आप अपने अकाउंट की समरीज जमा करवाएंगे जो उन्होंने आपके ज़िम्मे काम लगाया है, तो वो जब देखेंगे कि आपने यार हर चीज़ को अलग-अलग मेंशन किया हुआ है, तो वो अच्छा उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ज़्यादा इम्प्रेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद हम डेट लिखेंगे, क्योंकि अगर हम डेट नहीं लिखेंगे तो कोई भी है, या वो हमारा प्रोफेसर है या हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ पे हमारे जो सीनियर्स हैं उन पे कंफ्यूजन कर देगी उनको कि यार ये इसने कौन सी डेट का बनाया हुआ है। तो ख़ास तौर पर ये जो प्रोफेशनल लाइफ होती है इसमें इस तरह के बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं, और वो आपको अच्छा इम्पैक्ट उन पे नहीं पड़ता आपका, इस वजह से वो फिर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये आप छोटे टिप्स होते हैं जो इंसान को कामयाब करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो कोशिश करा करें, ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कामयाब बनेंगे, ठीक है, पढ़ाई लाजमी है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ये हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ें जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ सेम इसी तरह उन्होंने मुझे डिलीवर किया है, और मेरी कोशिश है कि जैसा मैंने उनसे सीखा है आपको भी बिल्कुल वैसा ही सिखाऊँ। तो चलते हैं अपने टेबल की तरफ। हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए अगर आपके पास मार्कर है तो मार्कर से बनाएं, क्योंकि उनको वाज़ेह पता होना चाहिए कि जो टेबल है भाईजान वो लैदा है, ठीक है। मैं जो पहले आपकी बुक के हिसाब से है वो टेबल बनाऊंगा, और इसमें मैं एक चीज़ का एडिशन करूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो ऊपर लिखते हैं, ये जो ऊपर हम मार्क करते हैं, ये करना लाजमी होता है। इसकी एक वजह ये है कि ये जो आपका रीडर होता है, आपकी साइलेंट रीडर, आपके जो आगे प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, जो उनको पता चलना चाहिए कि यार इस बॉक्स में क्या चीज़ प्लेस की हुई है, इस बॉक्स में क्या चीज़ प्लेस की हुई है, ठीक है। तो जो हमारी बुक में है वो इसी तरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल। ये देखें, आप बिल्कुल देख रहे होंगे सेम है, लेकिन हमारे प्रोफेसर ने इसमें एक एडिशन करवाया है। वो क्या चीज़ है, अगर वो आप करते हैं तो आपका कोई बंदा वो चीज़ गलत नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि यार बुक पे तो ऐसा, अगर हमने एडिशन किया तो कोई बंदा हमारा गलत कर देगा। तो जनाब ये आप भूल जाएं कि एडिशन इस तरह है, ये जो मैं एडिशन कर रहा हूँ, ऐसा करने से कोई बंदा आपका क्वेश्चन गलत करता है। तो वो क्या है, वो जनाब है, हम यहाँ रुपीज़ का एक और कॉलम बनाएंगे। इसकी क्या वजह है, हम क्यों बनाएंगे, इसका क्या फ़ायदा है, वो जनाब मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आ गया, रुपीज़ के 2 कॉलम आ गए। ये जो कॉलम है जो मैंने पहले ड्रा किया था, इसको हम कहते हैं फाइनल कॉलम या क्लीन कॉलम। ये जो होता है इसको हम रफ़ कॉलम भी कहते हैं, वर्किंग कॉलम भी कहते हैं। ये जो हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो नाम रखे हुए हैं। अब इस कॉलम का जो मैंने बाद में ड्रा किया है, इसका क्या अहमियत है या मैंने ये क्यों ड्रा किया है। अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इससे तो हमारा टाइम लग जाएगा। जी लग जाएगा, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी इसमें नहीं लगेगा। ये कॉलम इसलिए है कि अगर आप कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं और दोबारा आप करते हैं तो आंसर आपका नहीं
ठीक आ रहा होता, तो जो आपको बाद में आंसर आ रहा होता, तो पहले जो आपने आंसर लिखा होता है उसको आप कट करके दूसरे आंसर को लिख लेते हैं। और अगर ये वही काम आप क्लीन और फाइनल कॉलम में करेंगे तो क्या जो आपकी असाइनमेंट को देखेगा, जो आपके पेपर को देखेगा, उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? कभी नहीं उस पर, बल्कि आप वो गुस्सा होगा। कोई तो अक्सर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यार इसने क्या गंद मारा हुआ है, वो क्वेश्चन देखना पसंद नहीं करते ऐसा, ठीक है। तो ये हमने हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें यह बताया था कि आप उनकी जो इग्नोरेंस है या उनकी जो क्वेश्चन को देख के हेट पैदा हो जाती है, उससे बचने के लिए ये टेबल बनाएं, वो सॉरी कॉलम बनाएं। इससे हम जो जितना भी रफ हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो हम इसमें करेंगे। तो चलें अब अपने स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं ये बुक इधर रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है। ये जनाब मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 जनवरी वाली और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 दिसंबर वाली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ओपनिंग बैलेंस है और कौन सा क्लोजिंग बैलेंस है? क्योंकि उसने किसी पे मेंशन नहीं किया कि ये क्लोजिंग है या ये ओपनिंग है। तो इसके लिए एक इजी टिप है और शायद आप लोगों को भी पता हो कि डेट जो होती है वो इस चीज़ को फाइनल करती है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि ये कौन सी कैटेगरी में एंटर होगा। तो जैसे कि ये जो पहले लिखी हुई है एज एट 1 जनवरी 2016, जनवरी साल का पहला महीना होता है, इसलिए ये ओपनिंग कैपिटल होगा। ये तो हर बंदा जानता है कि जनवरी 1 साल का पहला महीना होता है। इसी तरह एज एट 31 दिसंबर 2016, और दिसंबर हर साल का आखिरी महीना होता है। कभी ये नहीं हुआ होगा कि यार एक साल दिसंबर ने कहा यार मैं लास्ट पे आ जाऊँगा और दूसरे साल भाई मैंने लास्ट पे नहीं आना, मुझे सेकंड आना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा दिसंबर लास्ट पे ही आता है। तो इस वजह से ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो जून तक जुलाई रखते हैं, तो जून पहले आता है इसलिए हम उसे ओपनिंग कहेंगे और जुलाई बाद में आता है इसलिए हम उसे क्लोजिंग कहेंगे। जैसे वो हमें देगा उस हिसाब से हमने देखना है कि कौन सा पहले मंथ आता है उस हिसाब से। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले हम लिख लेंगे जनाब। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैं क्लोजिंग कैपिटल को क्लोजिंग बैलेंस क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में देखें, जहाँ लिखा हुआ है कैपिटल एट द एंड या कैपिटल एट द स्टार्ट, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैं 31 दिसंबर वाली की बात कर रहा हूँ, लायबिलिटी एंड कैपिटल वाली साइड पे 3rd लाइन पे लिखा हुआ है कैपिटल एट द एंड, उसके नीचे लिखा हुआ है बैलेंस इन फिगर। जी जनाब, तो इसको हम बैलेंस भी कहते हैं। तो कैपिटल एट द एंड, यहाँ आगे मैं ईयर का मेंशन कर दूंगा। अब जो कैपिटल एट द एंड है ये आपको मुझे लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा, मैं इस वजह से मार्कर से करूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। पेन से मैंने करने की कोशिश की है लेकिन वो पेन से क्लियर नहीं है। मैंने देखा कैपिटल एट द एंड 2016। तो जनाब ये हमने लिख लिया कैपिटल एट द एंड ऑफ 2016। अब हम जो क्लोजिंग कैपिटल होगा उसको हम हमेशा फाइनल कॉलम या क्लीन कॉलम में लिखते हैं। तो हमारे पास जो है आप अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं 30,00,000, 300 और 3,500। कॉलम मैंने थोड़ा छोटा बना लिया लेकिन खैर कोई नहीं, वो मैंने पेन के हिसाब से बनाया था लेकिन मार्कर की वजह से लिखना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे जो रिज़ल्ट है उसका थोड़ा सा वीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अक्सर बच्चे यहाँ आपने मार्कर से हेडिंग देनी है क्योंकि मैं सारा मार्कर से कर रहा हूँ, तो आपको मैं साथ साथ बताता
जा रहा हूँ। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ मार्कर से हेडिंग देते हैं और इसी के सामने लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उससे जो आपका एग्ज़ामिनर या आपका असाइनमेंट चेकर होता है वो अच्छा नहीं समझता। तो आप कोशिश करें, अगर मेरी बात सुने, अगर ड्राइंग है तो ऐड का ऑप्शन दीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ें, 2 बार पढ़ें, अगर नहीं समझ लगती तो 3 बार पढ़ें। अगर उसमें ड्राइंग का ऑप्शन है, उसने ड्राइंग के बारे में बताया हुआ है, तो फिर आप ऐड का जो हेडिंग है वो देंगे, अदरवाइज़ ऐड की हेडिंग नहीं देंगे, ठीक है। ये आगे जो प्रॉब्लम आती जाएंगी उनमें मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो हमारे पास ड्राइंग्स जनाब हैं, ये हमने लिख लिया ड्राइंग्स। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। ये आप क्लियर देख रहे हैं, ये फ़ारूक हैज़ ट्रांसफर्ड Rs 60,000 from his bank account to his private bank account by way of drawing and has taken Rs 12,500 of stock for his private use। अब इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने अब 60,000 लिखना है या 12,500 लिखना है। अब है तो दोनों ड्राइंग्स हैं, लिखनी कौन सी है? तो इसके लिए ये है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आपने इधर ऐड कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इधर ही ऐड करना था तो ये कॉलम क्यों बनाया है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 72,500 जनाब मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ क्यों लिखा है। अब देखें, यहाँ मैंने उसको प्लस कर लिया है, मैंने उसको वेरीफाई कर लिया है कि जो मेरा आंसर है वो क्लियर है, इसलिए हम उसको क्लीन कॉलम में ही लिखेंगे। यहाँ वो लिखते हैं जिस पे हमें डाउट होता है, यार यहाँ थी ड्राइंग्स थी या 3-4 यहाँ तो ऐड पे नहीं होता, लेस पे होता है कि फर्दर में और ओपनिंग को प्लस माइनस करते हुए उनमें काफ़ी डिस्टर्ब आ जाता है, चेंज आ जाता है आंसर का, तो इस वजह से यहाँ लिखा है। इसके बाद जो है वो जनाब यहाँ पे हम लाइन मार्क कर देंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि यार अभी तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपने नीचे लाइन लगा दी है। तो लाइन मैंने इसलिए लगाई है कि ताकि देखने वाले को पता चले कि यार ये 2 चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे यार यहाँ भी लाइन लगानी चाहिए थी। नहीं, यहाँ हमने लिखना है, एडिशन यहाँ हो रही है, यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जस्ट हम टाइटल दे रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो बेसिकली है वो इन कॉलम्स में होगी, इन दोनों में होगी। फ़िलहाल तो इसमें हो रही है लेकिन होती है इन दोनों में, ठीक है। इसलिए हम यहाँ लाइन करते हैं। तो हमारे पास जो है आगे जी 30,76,000 जी सर। अब यहाँ कुछ करते हैं, लिखते हैं नीचे एडजस्टेड कैपिटल। आप लिख लें कोई बात नहीं, आप ना लिखें फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपसे ये कोई कहे कि आपने यहाँ एडजस्टेड कैपिटल नहीं लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये भाई गलत बात है, ये नहीं होगा। अगर आप लिखें तो अच्छी बात है, अगर ना लिखें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने नंबर लेने हैं और नंबर लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसा कोई चांस नहीं देंगे एग्ज़ामिनर को कि हमें हमारे जो मार्क्स हैं वो काट लें। यहाँ हम लिख लेते हैं एडजस्टेड कैपिटल। आप देख रहे हैं टाइम इसका कुछ नहीं लगा, लेकिन अगले पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया है। इसके नीचे जनाब हम करेंगे लेस। अब जैसे एडिशन में मैंने आपको बताया कि बच्चे एडिशन की हेडिंग देते हैं, उसके साथ लिखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वो जो सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, लेस कर रहे होते हैं, उसमें भी वो यही काम कर रहे होते हैं। अब हमने लेस क्या करना है। अब मेरा तीसरा रूल याद रखें कि ओपनिंग को क्लोजिंग और ड्राइंग में से लेस करना है।
ओपनिंग को क्लोजिंग और ड्राइंग में से लेस करना है। और इसका चौथा जो रूल है वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा फर्दर कैपिटल है, ठीक है, उसको भी ओपनिंग और क्लोजिंग और ड्राइंग में से लेस करना है। तो हमारे पास यहाँ फर्दर कैपिटल तो है नहीं, सिर्फ हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। हाँ, अगर आप ये लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल तो आपका कोई बंदा गलत नहीं करेगा। अगर यहाँ आप क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं तो बंदा कोई नहीं गलत करेगा। लेकिन बेहतर यही है क्योंकि आपका अभी स्टेज फर्स्ट है, तो इसलिए आप यही लिखें कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ 2016, क्योंकि मैं आगे अगले लेवल पे आ चुका हूँ, तो इसलिए हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट है ओपनिंग की वो जनाब है 22,35,000 है। ये ज़ीरो का थोड़ा डिफरेंस आ। अब मैं इधर भी नीचे लाइन मार्क कर दूंगा क्योंकि इसके बाद भी हमारी कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये ना कोई एडिशंस है, ठीक है। इसमें से हमने इसको लेस कर देना है 30,76,000 में से 22,35,000 हमने लेस कर देना है। और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8,41,000। ठीक है, 8,41,000 जनाब। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो बिज़नेस है, वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है। तो आप ये यहाँ से जब कर रहे होंगे तब आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जब आपके पास यहाँ ऊपर बड़ी रकम हो। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड में समझा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी पाकिस्तानी ज़ुबान में कहते हैं यार कोई जुगाड़ दसो, ठीक है। ये मैं वो आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि अगर यहाँ बड़ी रकम हो, फिर देखें अगर यहाँ बड़ी रकम हो और यहाँ छोटी रकम हो, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका लॉस आए, आपका आंसर नेगेटिव में आए। ये तो बच्चा जानता है कि अगर ऊपर बड़ी रकम हो और नीचे छोटी हो तो नेगेटिव कभी नहीं आता, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो ओबियसली ये हमारा नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडिंग। यह आपने कोशिश करनी है कि लेफ्ट लाइन में लिखे, मैंने थोड़ा गैप दे के लिखा, इस वजह से नहीं आया 2016, ठीक है, फॉर द ईयर 2016। अब हमने ये टेबल नीचे से कर लेना है जनाब क्लोज। ये हमारा बन गया है पूरा अकाउंट, ठीक है। अब जो बारी आती है, जो प्रॉफिट बैलेंस आया उसका तो हिसाब क्लियर है भाई, जो प्लस में आया ठीक है, ओके हो गया। अब जो हमारे पास लॉस में आता है बैलेंस, उसका क्या होता है, ऊपर बड़ी रकम होती है बिगेस्ट और नीचे स्मॉलर। और ये तो हमारा आ गया प्रॉफिट का। ये मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं सामने लिख भी लेता हूँ अमाउंट। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ लग रही तो ये उसके लिए बहुत ही आसान मेथड है, इससे आसान और कोई नहीं है, मेथड नहीं है। लॉस में क्या होता है, ऊपर आती है जी जमानत स्मॉलर और नीचे आती है बिगेस्ट अमाउंट। फिर सुन लें, अमाउंट की बात कर रहा हूँ भाईजान, अमाउंट की, आप कुछ और चीज़ ना समझ लीजिएगा, अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर अगर यहाँ बड़ी रकम आ जाए तो नीचे ओबियसली भी छोटी आ जाएगी या फिर बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर बड़ी रकम आ जाए तो आपका बिज़नेस जो है वो 100% प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर छोटी रकम आ जाए और नीचे बड़ी आ जाए तो आपका जनाब जो बिज़नेस है वो लॉस में जाएगा और आपकी जो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन होगी उसके साथ नेगेटिव मार्क आएगा,
मिसाल के तौर पर आपको कैलकुलेट आपने की है और आंसर आपका आ गया है नेगेटिव 10,000। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जल्दी में वो नेगेटिव 10,000 लिख लेते हैं, लेकिन मेरी बात यहाँ गौर से सुने कि नेगेटिव ये जो हमारा लॉस आया है उसके साथ हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे। नेगेटिव किसी भी सूरत में हमने नहीं लिखना है। अब आप कह रहे होंगे कि यार अगर हमने नेगेटिव नहीं लिखना तो देखने वाले को तो यही लगेगा ये पॉजिटिव है। तो उसके लिए जो हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया है वो ये है कि नेगेटिव जब आपका आंसर आए तो स्मॉल ब्रैकेट जो होती है उसके अंदर अमाउंट को लिख लीजिए। देखने वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये लॉस है। समझ लगी मेरी बात? नेगेटिव वाले को किस तरह लिखना है। अगर आपके आंसर के साथ नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव मार्क उसके साथ नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। इसके 50 to 60% चांस है वो आपका क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन रॉन्ग कर दे। अगर हाँ वो कोई अच्छा बंदा हो तो वो आपको 4-5 नंबर दे के गुजार देता है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव आंसर आए, एंड पे आपका नेगेटिव आंसर आए और उसके साथ आप नेगेटिव मार्क ना करके ब्रैकेट लगाएं तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो बंदा आपके नंबर काटे। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत की है तो वो अलग बात है। अगर आपकी कैलकुलेशन भी बेस्ट है और आपने ये ब्रैकेट भी पुट की है स्मॉल ब्रैकेट, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो बंदा आपको गलत करार दे सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की अकाउंटिंग की फ़र्स्ट क्लास और आज का आपका पहला लेक्चर था जिसमें हमने सीखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्या रूल्स हैं, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी जो जिन चीज़ों के बगैर अकाउंट नहीं बन सकता वो क्या है, और हमने प्रॉफिट और लॉस हमने कैसे कैलकुलेट करना है। अगर किसी फ्रेंड को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हाँ, और मेरी सब जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो मेरा मेथड है उसमें अगर कोई कमी कोताही लगी हो तो वो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो अगर किसी फ्रेंड्स को ना समझ लगी हो तो टेंशन नहीं लेनी भाई, आपने मुझे मैसेज करना है कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह अगर इससे भी अच्छा और इजी मेथड हो तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ बेनिफिट्स हो गए हो, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा क्योंकि ताकि नई आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए क्योंकि आप महफूज तो सभी महफूज। ओके, अल्लाह हाफिज़।